हेलो फ्रेंड्स। मैं भारतीय इतिहास की एक नई सीरीज चालू करने जा रही हूँ, जिसमें हम पहले प्राचीन भारत को, फिर मध्य भारत को, फिर आधुनिक भारत को कवर करेंगे। वो भी कैसे? एमसीक्यू के माध्यम से। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है पूछा है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। पहला ऑप्शन क्या है? 2800 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा ऑप्शन 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा ऑप्शन है 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1800 ईस्वी पूर्व तक। और चौथा कि निश्चित नहीं हो सका। देखिए, आपको पता है हड़प्पा सभ्यता का जो समय रहा है वो 2350 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है, यानी कि इसका ऑप्शन बी है। दूसरा देखते हैं प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं थी। तो सिंधु सभ्यता के समय जो है हमारी मिस्र की सभ्यता हुई थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी और चीन की सभ्यता भी थी। ग्रीक की सभ्यता, क्या ग्रीक की सभ्यता थी? तो ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पहला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। देखिए, पंजाब में विस्तृत थी, दिल्ली में नहीं थी, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा ये। दूसरा ऑप्शन क्या है? राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। देखिए, राजस्थान में था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, लेकिन बिहार तक इसका नहीं था। ये कहाँ तक था? यूपी तक बस फैला हुआ था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरा देखते हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। देखिए, उड़ीसा, बंगाल यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं था, वो भी सिंधु सभ्यता का विस्तार, ये ऑप्शन गलत। चौथा देखते हैं, पंजाब, राजस्थान, पंजाब में भी था, राजस्थान में भी था, गुजरात भी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? चौथा सही होगा। मतलब जो हमारा ये भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, जैसे ये मान लीजिए भारत हुआ, ठीक, तो इसका यहाँ का जो क्षेत्र है पूरा, इधर से लेकर यूपी तक के ये क्षेत्र पे जो है पूरा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। इधर आपका अफगानिस्तान भी शामिल था और पाकिस्तान भी इसमें शामिल था। देखते हैं चौथा प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये हमें कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा, वड़ावली, मांडा या कालीबंगा। ये हमें सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी सब स्थल जो है कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो कालीबंगा जो है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? किसका? तेलखड़ी का, कांसे का, तांबा का, लोहा का। आपको पता है कि तांबा, इतना जल्दी तांबा का प्रयोग नहीं किया गया था मोहरों में भी। लोहा तो बिल्कुल नहीं, हड़प्पा सभ्यता में लोहा की प्राप्ति हुई ही नहीं है। तो किसका प्रयोग हुआ था? वो भी मुद्राओं में तेलखड़ी का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? किस युग की? तो ये क्या थी? एक कांस्य युग थी, है ना। मतलब तांबा तो प्राप्त हो चुका था, तांबा और टिन को मिलाकर कांस्य बनाया जाने लगता है, इसलिए कांस्य की प्राप्त ज्ञान मतलब था इनको, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? व्यापार था। आपको पता है कि ये जो है अन्य देश की सभ्यता जो थी, जैसे मेसोपोटामिया, चीन, यहाँ तक अपने सामानों का आयात निर्यात करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, कि खानाबदोश थे, कि जनजाति थे? तो उनका निवास जो था वो क्या थे? एक शहरी जीवन था, है ना, यानी कि नगरीकृत, नगर के रूप में था, ये विकसित था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। फिर 10वां प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से बने थे, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? तो आपको पता है जब नगरीकृत एक सभ्यता थी तो उसके घर भी कैसे बने होंगे? ईंट से बने होंगे, जिसे आज हमारे घर बने होते हैं। फिर अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राओं के उत्पादन में, कांसे के औजार में, जौ में या कपास में? आपको पता है कि हड़प्पावासी जो है वो सर्वप्रथम किसमें थे? कपास उत्पादन में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? सर्वप्रथम खोजकर्ता हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंगम, दयाराम साहनी। तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। वो भी किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। जब आपसे पूछा जाए कि किसके नेतृत्व में किया था, तो या फिर अध्यक्ष कौन था खोजकर्ता के, तो जॉन मार्शल थे।
अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, आपको पता है कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ये तो नहीं हो सकता। लोथल, लोथल गुजरात में स्थित है। और रोपड़, रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। तो गुजरात, आपको पता है गुजरात जो स्थित है वो हमारा कहाँ है? अरब सागर किनारे किनारे। तो जहाँ पानी रहेगा वहीं पे पत्तन रहेगा यानी कि बंदरगाह रहेगा। तो लोथल होगा इसका आंसर। फिर पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग जो है माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगा में, हड़प्पा में, चहुंदड़ो में या लोथल में? तो इसकी खोज भी जो है वो कहाँ हुई थी? लोथल में हुई थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान या क्षत्रिय? विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र? आपको पता है हड़प्पा सभ्यता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब तो यानी कि वर्ण व्यवस्था की बात तो नहीं आई थी। तो हमारा जो हड़प्पा सभ्यता में वर्ग जो विभाजित था वो किस तरह था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन रूपों में क्या था? विभक्त था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां नंबर, कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? देखिए कौन कौन सा बता रहा है। इनके, पहला बोल रहा है कि उनके विशाल महल और मंदिर थे। आपको पता है हड़प्पा सभ्यता में महल मंदिर की बात तो बिल्कुल नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, हाँ ये सही हो सकता है, यानी कि वो मातृ पूजा भी करते थे और पशु देवता जो है बैल, इन सब की भी पूजा करते थे। फिर ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। उस टाइम पे देखिए रथ वगैरह प्रयोग नहीं हुआ था, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें पूछा है सही कथन को चुनिए, तो कौन सा होगा? केवल दो, केवल एक और दो, केवल एक दो तीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है पहला और तीसरा गलत है। आप देख लीजिए पहला और तीसरा कहाँ पे इसमें पहला दिया तो यानी गलत होगा, ये तीसरा यहाँ पे दे दिया यानी गलत होगा। कौन सा आंसर होगा हमारा? केवल दो। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा वर्ष की खोज जो है वो, पहला ऑप्शन दे रहा है 1935 में, दूसरा ऑप्शन 1942 में, तीसरा ऑप्शन 1901 में, चौथा ऑप्शन 1921 में। तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति जो है वो सही है? पहला कह रहा है कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। अश्वमेध यानी कि जो घोड़े को छोड़कर किया जाता था उसकी जानकारी थी, तो ये तो गलत हो गया। फिर गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति समानता स्थिर थी, तो ये भी तो स्थिर नहीं थी मतलब, तो ये क्या हुआ? गलत है ना, इनकी स्थिर तो नहीं थी मतलब चलती थी। फिर उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, हाँ जैसे कि ये पशुपति का उन्होंने क्या किया था, पूजा पाठ करने लगे थे। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये बिल्कुल नहीं, गाय उनके लिए कुछ खास नहीं थी ना, वो मात्र देवी की पूजा करते थे। तो इसका सही कथन कौन सा होगा? इसका सही कथन जो है वो बी होगा। आगे देखते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी थी? उचित समतावादी कि दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित? आपको पता है कि वर्ण आधारित मतलब उसकी सामाजिक, यहाँ पे पूछ रहा है सामाजिक पद्धति, तो समाज कैसा था? वो बिल्कुल समतावादी था, है ना, यानी कि भेदभाव ये सब नहीं किया जाता था, चार वर्ण में बटा हुआ नहीं था आज की तरह। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? इसको किसको बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को बोलते हैं, है ना, मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला, इसलिए उसका नाम दिया गया है सिंधु का नखलिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार? आपको पता है कि इसका आकार जो है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। मतलब इसका जो विस्तार है वो मतलब उत्तर में, कहाँ से? उत्तर में मांडा से लेकर जो है इधर आपके पश्चिम में सुतकांडेगोर जो कि पाकिस्तान में स्थित है, से लेकर नीचे दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और पूरब में कहाँ तक? मेरठ तक यानी कि यूपी, यहाँ तक जो है। ऐसे आप अगर देखेंगे
तो इसकी जो संरचना है, ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे तो इसकी संरचना एक त्रिभुज जैसी दिखती है। चाहे तो आप ऐसे ऐसे करके देखेंगे, है ना, इसकी संरचना जो हमें कैसी दिखती है, त्रिभुजाकार दिखती है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सही जोड़ी मिलाना है, यानी कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पे एक साइड क्या दिया हुआ है, हमारे स्थल दिए हुए हैं, यहीं पे दूसरी साइड क्या दिया है, उसकी नदी, है ना। तो हड़प्पा जो है, मतलब ये स्थल जो है वो किस नदी किनारे स्थित थे, इसे हमें मेल करना है। तो हड़प्पा हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे स्थित था। इसका फॉर्म, इसका ट्रिक जो है हम क्या याद कर सकते हैं, जैसे HR, यानी कि हड़प्पा रावी HR, मोहनजोदड़ो MS यानी कि मोहनजोदड़ो S से सिंधु, सिंधु के किनारे स्थित था। लोथल किसके किनारे स्थित था, भगवा नदी के, LB भगवा नदी के किनारे स्थित था। और KG यानी कि कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। तो आप ऐसे ट्रिक बना के कुछ भी याद कर सकते हैं, जैसे मैंने बनाया HR, H यानी कि हड़प्पा, R से रावी नदी, मोहनजोदड़ो MS यानी कि मोहनजोदड़ो S से सिंधु सभ्यता, LB लोथल किसके किनारे, B यानी भगवा नदी के किनारे, और केजी यानी कि के से कालीबंगा, जी यानी कि घग्गर, इनके किनारे जो है ये नदी के नाम दिए हुए हैं। तो सी क्या है, सीधे सीधे हो रहा है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही, A नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये जो है हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हमें सबसे पहले कालीबंगा से मिला हुआ है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है, यानी कि जहाँ सजी हुई ईंट, यानी कि सिंपल ईंट नहीं, उस पे मतलब कुछ ना कुछ चित्रकारी की गई हुई है ना, उसको सजाया गया है, ये कहाँ से मिल रहे हैं, हमें कालीबंगा से मिल रहे हैं। और कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहाँ पे इसके जो है जो भाग थे, जैसे दो भागों में बटा रहता था, एक ऊंचा दुर्ग, एक निचला दुर्ग। ऊंचे दुर्ग में जो है वो शासक लोग रहते थे, राजा लोग, और निचले दुर्ग में क्या रहते थे, प्रजा रहती थी, नहीं आम जनता रहती थी। तो धौलावीरा ऐसा है जहाँ पे जो है हड़प्पा मतलब जो है वो दो भागों में वो भी बटा हुआ था। तो वहाँ पे किले से, मतलब शासक वर्ग का जो दुर्ग था वो किले से घिरा हुआ था। लेकिन कालीबंगा में क्या था कि यहाँ पे दोनों घिरा हुआ था, यानी कि इनका सामान्य लोगों का जो दुर्ग था, वो भी सामान्य लोगों का जो वो था स्थान, वो भी क्या हुआ, दुर्ग से या फिर किले से घिरा हुआ था। और यहीं से खेत, मतलब खेत जुते हुए मिले हैं, और ईंट क्या मिली हुई है, ईंट पर अलंकरण मिला हुआ है हमें कालीबंगा से, है ना। कालीबंगा का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ यानी कि काली चूड़ियाँ, इसके कारण इसे कालीबंगा कहा गया है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये सिंध में स्थित है, यानी पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है, ये कहाँ पाया गया है, मोहनजोदड़ो में ही पाया गया है, विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र। तो हमें ये किसकी, शिव के बारे में, है ना, आद्य शिव के बारे में चित्रांकन मिला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल जो है वो कहाँ, गुजरात में स्थित है। तो देखिए कालीबंगा तुम बता चुके राजस्थान में स्थित है, रोपड़ कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है, बनावली हरियाणा में, तो लोथल क्या है, हमारा गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, मोहनजोदड़ो यानी मिट्ठू का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन प्रचलित नाम क्या है, सिंध सभ्यता, इसका प्रचलित नाम। संधो सभ्य संधो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, मतलब सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है किस पशु का, शेर का, घोड़ा का, बैल का, हाथी का। तो सबसे ज्यादा जो है वो बैल के हमें चिन्ह प्राप्त हुए हैं, है ना, मुद्राओं में, मोहरों में। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है, भारत में बोल रहा है, तो हड़प्पा, ये तो पता है, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि बचा कौन, लोथल। लोथल कहाँ स्थित है, लोथल भारत में स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सही, ऑप्शन क्या, इसका सही आंसर क्या होगा, लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो भारत में सबसे खोजा गया पुराना शहर क्या है, हड़प्पा है। फिर भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति में, प्राचीन भारत की ताम्र संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में। ताम्र संस्कृति में तो फिर तांबे का मिला था, इसलिए उसका नाम ताम्र मिला। फिर चांदी के आहत मुद्राओं में, वैदिक संहिताओं से पहले ही हड़प्पा सभ्यता में चांदी के हमें साक्ष्य मिल चुके थे।
अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि यहाँ पे कौन सा कथन गलत है ये बताना है। देखिए, नगरों में नालियाँ की जो सुदृढ़ व्यवस्था थी, मतलब नालियाँ अच्छी तरह से ढकी होती रहती थी, ये तो कथन सही है ना? ये तो उसका उत्तर नहीं होगा। फिर व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है, ये भी नहीं होगा इसका उत्तर, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछ रहा है। तो मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। चौथा क्या है, लोहे, लोग जो है लोहे से परिचित थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो इसका उत्तर क्या होगा, कौन सा सत्य है, डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, ये एक तरफ सूची दी है, दूसरी तरफ सूची दी हुई है, इसको हमको मिलान करना है। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ, मांडा है, यानी कि जम्मू कश्मीर, मैंने बता चुका है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा कहाँ है, दैमाबाद, महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा कौन सा, आलमगीरपुर, है ना। ऐसे पूर्वी जो सीमा है ना, उत्तर प्रदेश, या फिर इसको मेरठ भी बोलते हैं। फिर सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा क्या, सुदकांडीगुड़, जो कि कहाँ है, बलूचिस्तान में, है ना। यानी कि मतलब इसका जो जोड़ी मिल रहा है वो सीधे सीधे, तो इसका देख लीजिए कौन सा है, ये पहला नंबर दिख रहा है, इसका उत्तर क्या होगा, पहला। फिर मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या पंजाब, मतलब किस नदी के किनारे स्थित है, पंजाब तो है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, कहाँ से, धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगन से, या आलमगीरपुर से। तो ये हमें कहाँ से मिला हुआ है, धौलागिरी से। इनकी जो है नगर निकास प्रणाली बहुत बेहतर थी, जल निकास और नगर निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली ये काफ़ी अच्छी थी। तो वो कहाँ ज़्यादा अच्छी थी, धौलावीरा वाले क्षेत्र में। और धौलावीरा जो है वो कितने पार्ट में बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था, मतलब। अगला प्रश्न, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का प्रयोग हुआ था, तो लाल रंग का प्रयोग हुआ था। फिर सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, मतलब किस युग के अंतर्गत आता है, क्योंकि इतिहास को भी 3 में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, है ना, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो इसमें कौन सा होगा, सिंधु सभ्यता किसके अंतर्गत आती है, आपको पता है कि प्री हिस्टोरिक के अंतर्गत जो है वो हमारे स्टोन एज आता है, यानी कि ये पाषाण काल आता है, ठीक। और आदि ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक में हमारी क्या आती है, सिंधु सभ्यता आती है। सिंधु सभ्यता, ताम्र सभ्यता, जो भी मतलब तांबे का विकास हुआ था, ये सब आता है हमारा। इसका उत्तर क्या होगा, डी नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में जो है या घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, कुएं के अवशेष कहाँ मिले हैं हमें, कालीबंगा से मिले हैं हमें कुएं के अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो कौन से हैं, वो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। आपको पता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला प्रश्न, रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, मतलब हड़प्पा से मिलती जुलती सभ्यता थी, वो है कहाँ पे, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, और सौराष्ट्र में, राजस्थान में। रंगपुर कहाँ स्थित है, रंगपुर जो है वो सौराष्ट्र में स्थित है, तो इसका उत्तर क्या होगा, सौराष्ट्र। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, ये प्रश्न, प्रभारी यानी कि इसका मेन जो है नेतृत्व किसके अंडर में हुआ था, तो ये लॉर्ड मैकाले, जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टार्ड, किसके नेतृत्व में हुआ था, प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। इनमें कितने से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य क्या था, व्यापारिक संबंध था। तो ये कैसे किस आकृति से पता चलता है हमें, ये हमें जो है बैल की आकृति से पता चलता है, यानी कि उनके मुहरों में बैल आकृति बनी थी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर, आत्मा ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, कि मातृशक्ति में। वो जो है मातृशक्ति में पूजा करते थे। मातृशक्ति मीन्स अपनी पृथ्वी को पूजा करते थे, अपनी पृथ्वी को ही जो है माता मानते थे, यानी कि पृथ्वी के जो पेड़ पौधे इन सब की पूजा पाठ करते थे ये लोग, है ना, ये लौकिक थे वो, परलौकिक नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है, समुद्र तट पर जो है स्थित नहीं है, तो सुरकोटा, है ना, ये स्थित है, लोथल भी स्थित है, और बालाकोट ये जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, सबसे बड़ी उसकी इमारत तो है वो क्या मानी जाती है, स्नानागार, विशाल स्नानागार को माना गया है।
हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति, ये तो बिल्कुल नहीं। गोलाकार आकृति, बिल्कुल नहीं। ग्रिड पद्धति, उसने कौन सी अपनाई थी? ग्रिड जो है पद्धति, उसको अपना के रखा था। ग्रिड पद्धति मतलब समकोण पर, यानी कि एक दूसरे के घर जो थे वो कैसे बने हुए थे? समकोण पर बने हुए थे, है ना, इस टाइप का। जैसे यहाँ पे मान लीजिए किसी का घर हुआ यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे सड़क हुई इतनी चौड़ी सी, फिर यहाँ पे किसी का घर हुआ, ऐसे मतलब जो है अपना वो समकोण पर बनाए थे। यहाँ से एक सड़क निकाल देंगे, फिर यहाँ पे घर रहेगा और फिर यहाँ पे घर रहेगा। तो इस प्रकार जो है उनकी ये ग्रिड पद्धति में बना हुआ था उनका घर, नगरों के जो घर थे। अब देखिए यहाँ पे सूची 1 है, सूची 2 है, इसको सुमेलित करना है। इसमें प्राचीन स्थल दिया हुआ है एक तरफ, और उसके पुरातात्विक अवशेष, मतलब कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, किस स्थल से कौन सी प्राप्ति हुई है, उसके बारे में बताना है। तो देखते हैं लोथल। लोथल यानी कि क्या था? एक तो बंदर मतलब पत्तन था, बंदरगाह था, जिसको गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड भी बोलते हैं। फिर कालीबंगा, कालीबंगा है ना, कालीबंगा से क्या हमें मिला था? जुते हुए खेत मिले थे। धौलावीरा, धौलावीरा से हमें क्या मिला था? यहाँ पे हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के जो हैं शिलालेख मिले हुए हैं। और बनवाली, बनवाली से क्या मिला हुआ है? पकी हुई मिट्टी की हल्की प्राप्ति हुई, यानी कि जैसे मटका मिलता है ना पकी हुई मिट्टी का, उसी तरह जो है उस जमाने में पकी हुई मिट्टी की हल्की एक मतलब ऐसे ही प्रतिलिपि मिली हुई थी, यानी कि खिलौना आप समझ लीजिए कि हल्की संरचना का खिलौना वहाँ मिला हुआ था। कहाँ पर? बनावली में। इसका तो कौन सा होगा, यानी कि पहले का दूसरा फिर दूसरे का पहला, देख लीजिए, पहले का दूसरा फिर दूसरे का पहला, ये रहा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया, लेकिन आपको मिलाना है पूरी तरीके से, यानी कि तीसरे का चौथा, यानी कि यहाँ पे चौथा ये है, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नहीं हुआ है ना? तो देखिए, शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। तो सबसे पहले शेर, शेर तो बिल्कुल उल्लेख नहीं हुआ है इसका। फिर हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वे सोने चांदी से परिचित थे, तीन सीसा से भी परिचित थे, तांबा और कांसा से भी परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी कि द्विसंस्कार का प्रमाण मिलता है? ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें जो है लोथल से प्राप्त होता है द्विसंस्कार। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके साथ जो है उसके प्रिय वस्तु को या फिर प्रिय पशु को दफना दिया जाता था साथ में, इसलिए उसको द्विसव संस्कार बोला जा रहा है। और इसके प्रथम साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिले हुए हैं? वे मेहरगढ़ से मिलते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडल नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये हमें दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे यानी कि मंगवाते थे? चांदी, टीन, सोना। तो ये जो है तीनों चीजें मंगवाते थे, है ना। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण की एक सामग्री का नाम है ये, इसका आयात कहाँ से करते थे? इसका आयात जो है वो हिंदू क्षेत्र के बदखसा से करते थे। ए नंबर। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान के मुंडी, गाक, सुरतोगोई, हड़प्पा, ये दोनों मतलब ए और बी। तो हड़प्पा तो भाई भारत मतलब ये पाकिस्तान में स्थित है ना। तो बचे कौन? मुंडी, गाक और सुरतोगोई, यानी कि ये दोनों होंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? यहाँ पे क्या बताना है हमको? बंदरगाह नगर कौन कौन से थे? तो लोथल पता ही है हमको, और सुतकांडिगो, ये क्या है उनके बंदरगाह थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ एवं हाथी, गैंडा, भैंस, हिरण, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव? तो उनके साथ मतलब पशुपति शिव के साथ कौन कौन से जानवर थे? तो उनके साथ जो है गैंडा और भैंस का चित्रांकन मिला हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है?
ये कहाँ से प्राप्त हुई है? हमें नृत्य करती हुई मुद्रा मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से। तो पुजारी की प्रस्तर जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली हुई है? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर, यानी कि कहाँ पे? एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हुए हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चहुंदड़ो से, लोथल से। ये कहाँ से मिले हुए हैं? चहुंदड़ो से मिले हुए हैं ना। वहां से ऐसे ईंट मिली है जिस पर ये दिखाया गया है कि एक कुत्ता जो है वो बिल्ली का पीछा कर रहा है। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर, किस पर? जार पर मतलब चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के समान है? हड़प्पा में मिला है इस प्रकार का जार, कि मोहनजोदड़ो में, लोथल में, कि रंगपुर में? ये कहाँ से मिला हुआ है हमें? ये पंचतंत्र की जो कहानी से मिलता जुलता है, ये हमें लोथल से मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज की, जो जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में मतलब हड़प्पाकालीन स्थल मिले हुए हैं, है ना, वो प्रांत कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कौन सा है? तो गुजरात। गुजरात जो है, यहाँ से हमें जो है सर्वाधिक मात्रा में पुरातात्विक या फिर मतलब पुरातात्विक हड़प्पा युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? है ना, इनकी जो है मुख्य खाद्यान्न में नहीं था, भोजन में नहीं शामिल था। जौ ये तो शामिल था, जौ खाते थे, दालें भी खाते थे, गेहूं भी खाते थे, लेकिन चावल जो है भी चावल नहीं खाते थे, इनकी मुख्य भोजन नहीं था। फिर कथन एक कह रहा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन दूसरा जो आर है वो कहता है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो देखिए ये खनन दोनों सही है, अब विलुप्त हो चुके हैं, है ना। और ये जो है जब ब्रिटिश राज कर रहे थे इंडिया में, तो उन्होंने रेल का प्रावधान लाया था 1853 में, मुंबई से थाने चलाया था। और तो उसी रेल की जब पटरियाँ बिछा रही थी, तो उसी के दौरान जो है खुदाई में, खनन में ईंट प्राप्त हुई थी। और ये चूँकि ये ईंट जो है विशिष्ट प्रकार से थी, इसीलिए फिर खुदाई करते करते इस सभ्यता का और पता चलता गया। तो ये दोनों कथन सही है। और आर जो है, कथन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण, यानी कि ये जो है दौरान प्रकट हुए थे, इसलिए अब ये विलुप्त हो चुके हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो है प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये सही है ना। यानी कि वो लोग अलौकिक थे। लौकिक यानी कि पृथ्वी की बातें करते थे, है ना, कोई कर्मकांड की बातें नहीं करते थे कि ऐसा करो वैसा करो। उनमें धार्मिक तत्व था, है ना, पूजा पाठ करते थे, लेकिन तर्क के साथ पे पूजा पाठ करते थे। और उन पर ज़्यादा हावी नहीं था, मतलब अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करते थे, किसी कहने पर पूजा पाठ में ध्यान नहीं करते थे। तो ये तो कथन सही हो गया, है ना। फिर उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सूची 1 में हड़प्पा स्थल दिया हुआ है और सूची 2 में स्थिति दी हुई है, यानी कि ये स्थल कहाँ कहाँ स्थित है। मांड आपको बता चुके हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। और राखीगढ़ी ये कहाँ है? हरियाणा में स्थित है ना। पहले का तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा, सॉरी, पहला फिर दूसरा, तीसरा चौथा, दूसरा नहीं, तीसरा चौथा, पहला दूसरा, ये सी ऑप्शन, ये सही है। अगला प्रश्न, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। को पता है कि लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? पशु कौन सा नहीं मिला है? हमें शेर के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। समुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? एजे मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, आई एम व्हीलर ने, ऑरेल स्टीन ने। तो मैके ने, जे एच मैके ने समुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था।
सिंधु घाटी के लोग जो हैं, मतलब सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लिए जो है मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु सभ्यता का नाम क्या लिखा, मतलब इसके लिए कौन सा नाम का प्रयोग किया गया है, कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, दिलमुन, मेलुहा, मेगन या फैल्का। तो मेलुहा का नाम इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन से काल आता है, वैदिक संस्कृति। इसका समय जो है वो 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व माना गया है ना। वैदिक संस्कृति को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब 2 पार्ट में हम बांट कर पढ़ते हैं। पहला तो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक वैदिक काल, क्योंकि ऋग्वेद की यहाँ पे रचना हुई थी, इसलिए हम उसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और इसके बाद जो आने वाले वेद थे उनको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, है ना, यानी कि 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। देखते हैं पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, मतलब काल किसे माना जाता है, 1500 से 1000 ईस्वी तक, या 1000 से 600 तक, या 600 एडी तक, यानी कि 600 ईस्वी तक। तो ये तो बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत है। यहाँ पे क्या पूछा, ऋग्वैदिक का काल मैंने बता चुका है कि 1500 से लेकर जो है 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1500 मतलब ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। और उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न हमारा, आर्य शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ है क्या। आर्य शब्द का वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो आर्य शब्द का जो अर्थ निकाला जाता है वो क्या ऋग्वेद में, वो कहता है कि श्रेष्ठ, यानी कि ऐसे लोग श्रेष्ठ या कुलीन लोग, है ना, उनको आर्य कहा गया। फिर प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। तो ये संस्कृत बोलने वाले थे, ये तो सही है। घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। कई झुंडों में भारत आए थे, ये भी सही है। ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, क्योंकि ये क्या थे, नगरों में निवास नहीं करते थे। इनकी सभ्यता जो थी वो क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी, है ना, और अपने साथ पशु वगैरह लेकर आए थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। किस फसल का ज्ञान जो है उनको नहीं था। जौ का तो था, गेहूं का भी था, चावल की भी था, लेकिन तंबाकू का उन्हें ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में ऐसे अध्यापक जो वेदों का विरोध करते थे और ब्राह्मण धर्म जो था, मतलब ब्राह्मण के कर्मकांड जो थे उनका विरोध करते थे, उन अध्यापकों को क्या कहा गया, मतलब एक तरीके से वो धार्मिक अध्यापक कहलाए। तो उन धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था, किन नाम से, यजमान, श्रमण, अर्थवन या श्रेष्ठिन। उनको जो है श्रमण नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सूर्य सूत्र, छंदोग्य, उपनिषद। तो आपको पता है कि ऋग्वेद मतलब हमारे वेद के कुछ उपवेद हैं, है ना, तो ये शतपथ ब्राह्मण ये तो क्या है, उपवेद है, ठीक। और ये क्या है, अथर्ववेद, ये तो हमारा वेद है एक, सूर्य सूत्र, और ये तो उपनिषद हो गया। तो जो ये हमारा वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है, सूर्य सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है ना, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में चर्चा दी गई है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है जानकारी। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताना है ना। उत्तर वैदिक काल में जो विकसित हुए ग्रंथ उनके क्रम को बताना है। पहले देखिए वेद आए, ये सही है, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। कि पहले वेद, फिर उपनिषद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक। कि पहले उपनिषद तो बिल्कुल नहीं आया, तो गलत हो जाएगा, है ना। और ये वेद के बाद अरण्य, ये तो भी नहीं आएगा, है ना। वेद के बाद उपनिषद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक। तो वेद के बाद उपनिषद, ये भी नहीं आएगा, बिल्कुल गलत। वेद के बाद जो है ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद लास्ट में आते हैं हमारे, है ना। उपनिषद जो हमारा लास्ट में आता है, क्यों, क्योंकि उपनिषद यानी कि गुरु के पास बैठकर जानना सुनना। क्या हुआ था, जब ये वेद इनमें मतलब ब्राह्मणों को कहा गया कि उनके मुख से पैदा हुए ऐसा वैसा, ठीक। और फिर उसके उपवेद ब्राह्मण लाए गए, फिर अरण्यक मतलब जंगल में बैठकर रचना की गई। तो इन सब रचनाओं से कुछ लॉजिकल तर्क वितर्क किया जाने लगा, कब, उपनिषद काल में। मतलब इसमें जो है वेदों, ब्राह्मण, इन सब का क्या किया, विरोध किया गया, है ना, वास्तविकता को जानने का प्रयत्न किया गया। तो ये जो है उपनिषद जो है लास्ट में आए थे, मतलब इसका क्रम जो है लास्ट में विकसित हुआ।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या हमारी 4 है, आपको पता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। निम्न में से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। कौन कौन से? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, है ना, इनको। अथर्ववेद को नहीं माना जाता। अथर्ववेद जो है वो जादू टोना इस पर ज़्यादा, मतलब जो मैजिक होता है ना, ब्लैक मैजिक, उस पर ज़्यादा बेस्ड है, इसलिए उसको नहीं डालते हैं वेद त्रयी, यानी कि वेद की रचना में नहीं डाला जाता। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अब इन ऋग्वैदिक में जो है आर्य थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, है ना। अपने साथ वो क्या लेकर आए थे? पशु लेकर आए थे, इसलिए पशुपालन ज़्यादा उनका व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय था। फिर भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है ना, संगीत का ऐसा वेद जिसमें संगीत के बारे में चर्चा की गई है, तो वो कौन सा है? सामवेद। और प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी, जिसमें कि समाज से लेकर बातें की गई हैं, मतलब एक समाज सुधार के लिए, कि कहा गया कि ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की बात किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, कोई उनके मुख से पैदा हुआ है, कोई जो हाथों से पैदा हुआ है, कोई उनकी जंघा से, ऐसा वैसा बोला गया है, जो कि मिथ्या है पूरी तरीके से। आपको भी पता है, साइंस भी कहता है कि मनुष्य का जन्म कहाँ से होता है। फिर अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे किसका पूछ रहा है? कृष्ण जी का। तो कृष्ण जी का भाई तो प्रधान ग्रंथ तो भगवद गीता ही है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद में जो है संपत्ति का सबसे प्रमुख रूप किसको बताया गया है? गोधन को, यानी कि गाय को, है ना। गाय को सबसे बड़ा धन बताया गया है। ऋग्वैदिक और ऋग्वैदिक काल के जो युद्ध भी होते थे, वो गाय की प्राप्ति के लिए होते थे, है ना। तो अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र, यानी कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि वर्ण व्यवस्था, इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के किस मंडल से मिलती है? तो हमें इसकी जानकारी 10वें मंडल से मिलती है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? आपको पता है पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म, है ना, प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की, त्रिमूर्ति की। तो प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति तो बिल्कुल नहीं, देवी माता भी नहीं, पशुपति भी नहीं, वो मतलब प्रकृति की ही पूजा करते थे वो भी। तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए किया गया है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये क्या है? ज्यामिति से संबंधित। अस्तो माँ सदगयम, तमसो माँ ज्योतिर्गयम, ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ लिखा गया है? उपनिषद में, वेदांग, महाकाव्य या पुराण? तो ये जो है उपनिषद में लिखा गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे कहाँ? पंजाब में बसे थे सबसे पहले। ऋग्वेद, और यहाँ पे उसके यज्ञकर्ता, तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होतु बोलते हैं ना। यजुर्वेद के अर्धवर्यु, सामवेद के उग्र उद्गाता या उद्रगात, अथर्ववेद का ब्रह्मा। इसका सीधा सीधा है, इसका ऑप्शन ए होगा। फिर वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है ना, यानी कि क्योंकि वेद की जो रचना है वो देवताओं के द्वारा की गई, ऐसा माना गया कि मानव ने नहीं की उसकी रचना, देवताओं ने की है इन वेदों की रचना, इसलिए जो है इसको अपौरुषेय कहा गया है। फिर वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक ऑप्शन कपिल, गौतम, कणाद, पतंजलि। तो वैशेषिक कौन है? कपिल है वैशेषिक दर्शन के। गौतम जो हैं वो तो न्याय के हैं, पतंजलि योग के हैं, और जो उलूक कणाद हैं वो सांख्य के हैं। तो बचे कौन? कपिल।
तो वैशेषिक दर्शन के कपिल। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी, बद्रायण, कपिल या गौतम। तो इसके कौन होंगे? जैमिनी। पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा, इसके प्रतिपादक कौन है? बद्रायण, है ना। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को समर्पित यानी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख करता है, ऐसा कौन सा? सोम को समर्पित। 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल तो नहीं होगा। हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 10 वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता है। तो 7वें मंडल में जो है वो तो दशरथ युद्ध के बारे में बताया गया है, आई थिंक। इसका उत्तर आप कमेंट में करके बताइएगा, इसमें मुझे क्लियर नहीं है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये परशुनवी नदी के, रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? भू राजस्व की दर जो थी वो क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो कितनी थी? 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग, शूद्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो भाई 600 ईस्वी तक तो ब्राह्मणों का ही बोलबाला रहा, यानी कि ब्राह्मण युग से जुड़ा रहा। अगला प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में। तो उत्तर वैदिक काल में। एशिया माइनर स्थित बोगज बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तीसरा ऑप्शन कहता है कि वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। चौथा कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अभिलेख जो प्राप्त हुआ है उसमें 4 वैदिक देवता है ना, यानी कि इंद्र, वरुण और मित्र और नासत्य, इनका क्या हुआ है? उल्लेख मिल रहा है। एक पहला ऑप्शन होगा। गायत्री मंत्र यानी कि देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में, भगवद गीता में। तो भगवद गीता में। फिर न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था न्याय दर्शन को? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। किसने किया था न्याय दर्शन को? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क से क्या कौन जाना जाता था? गाय। बिल्कुल नहीं। चांदी के सिक्के भी नहीं, तांबे के सिक्के नहीं। कौन? स्वर्णाभूषण। स्वर्णाभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो धर्म पर तो बिल्कुल नहीं है, धर्म का ही वो विरोध करता है। योग पर भी नहीं, विधि यानी कानून वगैरह, वो क्या एक तरीके से फिलॉसफी है ना, मतलब जानने की, सत्य को जानना। दर्शन पर आधारित है उपनिषद। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे नीचे दिए हैं सूची को, उसको मिलाना है। ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है? संगीत में स्रोत है ये क्या? नहीं। ऋग में स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो ऋग्वेद में जो है देखिए, अथर्ववेद जो है वो तंत्र मंत्र की बात करता है ना, जादू टोना वगैरह की। देखिए यहाँ पे सी का चौथा कहीं मतलब डी का तीसरा दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे दिया है। तो हम और देखते हैं सामवेद। सामवेद जो है वो संगीत में स्रोत है, संगीत का स्रोत है, यानी कि सी का पहला नंबर। तो यहाँ पे सी तीसरा यहाँ पे हुआ, यहाँ पे पहला, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर। यानी कि ए का कौन सा होगा? 4, यानी कि स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में क्या किया गया है? प्रार्थनाएं की गई है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड ये दिए गए हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक नदी के बारे में बताया गया है किसके? सिंधु नदी के बारे में। और जबकि पवित्र नदी किसको बोला गया है? सरस्वती को बोला गया है। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे कहाँ के? काशी के, केकय के, पंचाल के, विदेह के।
ये कहाँ के शासक थे? कैकेयी के शासक थे। अगला प्रश्न, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में? ये हमको कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में, है ना। नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद में? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित है? कुंभा यानी कि काबुल। काबुल आपको पता है अफगानिस्तान में स्थित है, अफगानिस्तान की राजधानी है ना, तो ये कहाँ है? अफगानिस्तान में स्थित है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? कौन सी कपिल मुनि द्वारा? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय और उत्तर मीमांसा। तो कपिल ने जो है सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाणितम प्रमाण मिलते हैं? ये मिलते हैं तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? लौह धातु के प्रचलन के बारे में अतरंजी खेड़ा से 1000 ईस्वी पूर्व, मतलब हमें लोहे की प्राप्ति होती है। कहाँ से होती है? अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित था? जिसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित था। ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आया? कहने का मतलब ये है, ऋग्वेद के बाद जो है यजुर्वेद आया। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं था? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो देखिए इन मतलब प्रस्थान त्रयी, तय यानी कि वेद वगैरह से रिलेटेड, तो भाई उपनिषद उसमें शामिल नहीं था। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से? कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से संबंधित है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है? ईश्वर महिमा बताया गया है कि बलिदान विधि है कि औषधियों से संबंधित, संगीत से? अथर्ववेद जो है वो बलिदान के बारे में बताया गया है, बलि वगैरह चढ़ाने के लिए, है ना, जादू टोना करते हैं तो नहीं बलि चढ़ाते हैं उस तरह का। फिर ऋग्वेद, ऋग्वेद में जो है औषधियों के बारे में बताया गया है। ठीक। सामवेद तो संगीत से संबंधित है, और यजुर्वेद जो है वो क्या है? ईश्वर महिमा। है ना, तो इसका ऑप्शन देखते कौन सा है। पहले देखिए सामवेद, सामवेद को मिलाते हैं किससे? संगीत से। संगीत यहाँ पे चौथा ये होगा, चौथा ये होगा, ठीक है, यानी कि ए और बी में से कोई होगा। फिर तीसरा देखते हैं, नहीं अथर्ववेद, आपको पता है कि अथर्ववेद में जो है चौथा ये हुआ, यहाँ पे तीसरा का क्या है? सी का तीसरा बोल रहा है, सी का तीसरा यजुर्वेद और ये तो नहीं होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन होगा दूसरा, है ना। तो यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए मतलब सामवेद तो जो है, सामवेद संगीत के बारे में चर्चा करता है, ठीक। ऋग्वेद जो है वो, अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित हुआ, और ऋग्वेद जो है वो ईश्वर महिमा से संबंधित हुआ, है ना, ईश्वर महिमा से मतलब बना हुआ है ऐसा बोला गया है। और यजुर्वेद जो है वो बलिदान विधि से। अगला देखते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से, यजुर्वेद से? यज्ञ के बारे में तो यजुर्वेद से प्राप्त चलता है। वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, एक प्रकार से क्या थी ये? मंत्री परिषद थी, सभा, सभा समिति, विदत, ये सब। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कैसी थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र? कैसी थी? गणतंत्र, है ना, वंशानुगत कुछ नहीं था, ना ही निरंकुश शासक था, वो जनता द्वारा बनता था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो क्या है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग। सबसे पहला जो है वो क्या है? भारतीय दर्शन का जो आरंभिक विचारधारा है वो क्या है? सांख्य है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से जो अभिव्यक्ति हुई है
वो किस काल में हुई है? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में और मौर्य युग में। तो सबसे पहले जो है वो वैदिक काल में इसकी क्या मिलती है, प्राप्ति हुई, अभिव्यक्ति हुई है वैदिक काल में, वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो मृदभांड, मृदभांड का काम तो होता था, आभूषण भी बनते थे, बढ़ईगिरी यानी काष्ठकारता ये भी था, प्रचलित था, लेकिन लोहार ये जो है प्रचलित नहीं था। यहाँ पे आर्य बात कर रहा है, आर्य चूंकि जो है मतलब क्या बोलते हैं 1500 के लगभग आ चुके थे, तो उस टाइम पे इनको लोहे का ज्ञान नहीं था आर्यों को भी, है ना। उत्तर वैदिक काल में जो है आर्य का आविष्कार हुआ, उत्तर वैदिक काल में तो लोहे की प्राप्ति हुई, इसलिए जो है आर्य लोहे से संबंधित नहीं थे। बात करते हैं वेद और उससे संबंधित उपवेद और उससे संबंधित वेद। तो आयुर्वेद, आयुर्वेद जो है वो किससे संबंधित है? ऋग्वेद से, है ना। धनुर्वेद या यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्ववेद सामवेद से, और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। इसका आंसर क्या होगा? पहला नंबर। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वस मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है? दूसरे और सातवें मंडल, पहले और छठवें मंडल, तीसरे और आठवें की, चौथे सातवें। तो देखिए दूसरे से और सातवें मंडल को जो है वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है। किस वेद में जादुई भाषा वशीकरण की बात की गई है, मतलब उसका वर्णन किया गया है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? आर्य शब्द निजाति समूह को, श्रेष्ठ वंश को, भाषा समूह को, तो ये किसको करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में जो है कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे यूरोप से, पूर्व एशिया से, मध्य एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। आर्य भारत से, आर्य जो है भारत में आए थे कहाँ से? ये मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंततः गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद जो है वो गद्य रूप में है, सामवेद जो है गद्य पद दोनों में है। सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा समिति विदत परिषद। सबसे प्राचीन जो संस्था थी वो कौन सी? विदत थी, है ना। इस क्योंकि इसमें जो है बूढ़े लोग, जो बड़े हमारे लोग रहते थे उनकी उनकी सभा थी, मतलब ये वो लोग का स्थान था इसमें। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो है वो सतपथ है, सतपथ ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण ये किसका है? ये ऋग्वेद का है। गोपद ये अथर्ववेद का है। पंचविश ये जो है सामवेद का है, और सतपथ जो है यजुर्वेद का है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था जो है ये उत्तर वैदिक काल में आई थी। अनुलोम विवाह का मतलब क्या होता है? यानी कि उच्च वर्ण का पुरुष रहे और निम्न वर्ण की लड़की। तो इसका उत्तर सी। प्रतिलोम यानी उसका उल्टा कर दीजिए कि उच्च वर्ण की लड़की हो जाए और निम्न वर्ण का लड़का हो जाए। जब ये आपस में विवाह करते हैं तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह कहलाता है। वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव किसको कहते थे? जौ को कहते थे। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? व्रीहि जो शब्द वो चावल के प्रयोग हुआ था। अथर्व का अर्थ है जादू, मतलब पवित्र जादू से। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं मेल की शिक्षा कैसे मिलती थी? ध्वनि शास्त्र, है ना, मतलब बोल कर। कल्पसूत्र कर्मकांड पर बेस्ड था। निरुक्त, निरुक्त मतलब भाषा शास्त्र, है ना, मतलब पढ़ने के लिए जो है जैसे तरीके से व्याकरण उनको सही करने के लिए ये निरुक्त को लाया गया था। मतलब फिर छंद यानी छंद शास्त्र, इसका पहला ऑप्शन होगा। सेम सेम है, सामने सामने। प्राचीनतम व्याकरण व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। आदिकाव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को दी गई है। प्राचीनतम पुराण है कौन सा? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक भी है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को कहा गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो कुल होती थी। वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान की जो स्तुति में 250 सूक्तियों की रचना, मतलब उसके बारे में जो है 250 सूक्त में उसकी रचना की गई, तो इंद्र की गई है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ और सामूहिक वाद विवाद और या अनुल्लंघनीय कहा गया है ना? तो
ऋग्वेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में मतलब शामिल किया गया है? ये किसमें कहा गया है? ये मैत्रेयी संहिता में कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में तो देखिए पहले था मतलब वैदिक काल में तो हमारे इंद्र विष्णु ये सब आते थे, है ना, सोम वगैरह, लेकिन इन सब का वर्चस्व कम होकर उत्तर वैदिक काल में हमारे नए देवता कौन आए? देव मतलब कुल के रूप में प्रजापति आए, इनका स्थान वगैरह सर्वोच्च। राजसूय यज्ञ, ये जो है राजा सिंहासन से संबंधित था, राज सिंहासन। अश्वमेघ, अश्वमेघ में क्या कहता था कि ये क्षेत्र विस्तार के से संबंधित है, यानी कि घोड़े को छोड़ देता था क्षेत्र में, जिस क्षेत्र पर जहाँ पर रुकता था, अगर उस क्षेत्र का राजा लड़ाई करता तो ठीक है, नहीं लड़ाई करता था तो वो छोड़े गए राजा के अधीन हो जाता था। वाजपेयी यज्ञ जो है ये शौर्य दिखाने के लिए, शौर्य प्रदर्शन प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाता था। अग्नि 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 यज्ञ मतलब तो ये भाई देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था, तो इसका ऑप्शन पहला होगा सीधे सीधे। अब यहाँ पे ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है और उसका आधुनिक नाम है, हिंदी होगा मतलब। तो परुष्णी जो है ये किसका नाम था? रावी का नाम था, प्राचीन नाम। शतुद्री ये सतलज नदी का नाम था प्राचीन। अस्कनी यानी कि चेनाब का विपाशा यानी व्यास, इसका पहला उत्तर होगा। संस्कारों की संख्या कितनी है? आपको पता है 16 संस्कार हैं। इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अगंतुक निकाय से मिलती है तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से भी मिलती है। ऐसा कुछ। फिर यहाँ पे ब्रह्म विवाह है ना, यानी कि समान वर्ण जाति का विवाह होता है तो ब्रह्मा विवाह। दैव विवाह यानी कि पुरोहित का पारिश्रमिक से मिले, है ना, कन्या के साथ विवाह करना। आर्ष विवाह यानी कि कीमत देकर, मतलब कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुका कर किया जाता था विवाह। और प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह, ये सीधा सीधा हो जाएगा इसका उत्तर। इसको सुमेलित करना है। गंधर्व विवाह यानी कि प्रेम विवाह को हम गंधर्व विवाह कहते थे। आसुर विवाह, कन्या को इसमें खरीद लिया जाता था पैसे देकर। राक्षस विवाह यानी कि अपहरण द्वारा अपहरण की गई कन्या का विवाह, मतलब उसके साथ अपहरण करके उससे विवाह करना राक्षस विवाह। पैशाच विवाह यानी कि उसके साथ उसको मतलब गुमराह करके मानसिक रूप से कुछ करके, है ना, उसके साथ विवाह किया जाता था। तो इसका भी सीधा सीधा उत्तर होगा। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो 3 ऋण कौन कौन से हैं? देव ऋण है, वृत्त ऋण है और ऋषि ऋण है। मातृ ऋण नहीं है, मातृ ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति के हैं, वो कैसे हैं? वो सीपी हैं, यानी कि गिरुवर्णी मृदभांड है। जबकि वही उत्तर वैदिक काल में जो है वो चित्रित धूसर मृदभांड आते हैं, पीजीडब्ल्यू संस्कृति में। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में जो है प्रकाश में आया है ना। तो ये कहाँ पे आया है? ये आलमगीरपुर, प्राचीन, सॉरी हरियाणा में आलमगीरपुर तो नहीं है, मतलब हस्तिनापुर, है ना, हस्तिनापुर होगा। आलमगीर तो यूपी में आता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, गृह सूक्त में। तो ये जो है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं, जिसको मारा नहीं जा सकता, मतलब ये प्रयोग जो है किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था, है ना। गाय को मारना जो है अपराध दंड माना गया था उस टाइम पे ऋग्वेद में। कोई क्या करते थे? पूजनीय मानते थे। सम्मिलित करना, संग्रहित, संग्रहित यानी कि संग्रहित यानी इकट्ठा करने वाला, यानी कि कोषाध्यक्ष, इसको बोलते संग्रहित कहते थे। भाग भाग आपको वैसे भी पता है कि प्राचीन काल में या फिर आप उत्तर वैदिक काल बोल सकते हैं, वैदिक काल में जो कर लेते थे, भूमि का जो कर लेते थे उसको क्या कहते थे? उसके भूमि के भाग निर्धारित कर देते थे कि हम उपज का इतना भाग लेंगे, इसलिए कर लेंगे, यानी इस कर संग्रहकर्ता को भागदूत कहा गया। फिर छत्रा या छत्री, तो पासे के खेल में राजा का सहायक होता था, छत्री या छत्ता बोलते थे। फिर अक्षवाप, अक्षवाप जो है वो क्या होता था? राजप्रसाद का सक्षक होता था वो, है ना। तो सीधे सीधे इसका उत्तर होगा। प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ये किसको कहा गया है? वरुण को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो ये कौन था? वरुण था। अगला प्रश्न, 3 क्रमों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है?
है ना, विष्णु को कहा गया है। पूषण ये किसका देवता था? पूषण जो है ये पशुओं का देवता था, है ना। रुद्र जो थे वो विवाह यानी कि शिव विवाह के देवता थे। और धौषधी जो है जगत के पिता थे। अदिति जो थी वो देवों की महान माता थी। तो इसका पहला कौन सा होगा? दूसरा होगा। दूसरा ये, फिर पहला, तीसरा, फिर चौथा। इसका बी ऑप्शन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठी, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। किसने की थी गायत्री मंत्र की रचना? किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अवस्था या ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो है अवस्था वो कहाँ संबंधित है? मिस्र से संबंधित है, पारसी धर्म यानी कि। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, यानी कि लक्षण वाली विशेषता नहीं है? तो ऋग्वैदिक काल के आर्यों की बोल रहा है यहाँ पे, है ना, उत्तर वैदिक नहीं, ऋग्वैदिक। तो ये अश्व, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। आपको पता है कि इनमें तो घोड़े से, मतलब घोड़े से परिचित तो थे, ये भी रथ से भी थे और कांस्य, ये सब परिचित थे। ठीक, यहाँ पे नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना है, नहीं थे। तो ये बताना है, ये लोग लोहे से परिचित थे, ये लोहे से परिचित नहीं थे, है ना, ये लोहे से परिचित नहीं थे। ये गौ से परिचित थे, जो संपत्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। हाँ, ये तो था, संपत्ति मतलब संपत्ति के रूप में रखते थे गौ को। वे ताम्र एवं आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो ये जो है लोहे से परिचित नहीं थे, ये ऐसा तो पूछा था यहाँ पे, है ना। तो ये होगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो आर्य आपने पढ़ा है, कुंभा जो है नदी यानी काबुल, अफगानिस्तान की नदी है। धर्म और ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व और स्वयं, मतलब व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और ऋतु जो है वो मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन जो है सही है। धर्म क्या है? एक तरीके से कर्तव्य तो है, दायित्व कर्तव्य बताता है, तो दोनों कथन क्या है? सही है। आर्य के आर्कटिक होम का सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तिलक ने लिया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य जो थे वो आर्कटिक सागर से आए थे, उनका जो घर है वो आर्कटिक था। होम सिद्धांत इसलिए बोला गया यहाँ पे होम सिद्धांत। फिर वैदिक नदी और आधुनिक नाम। कुंभा किसका नाम था? काबुल का, है ना। परुष्णी रावी नदी का नाम था। सदानीर जो है वो गंडक का था, सदानीरा। और शत्रुदी जो था वो सतलज नदी का नाम था। तो देखते हैं पहला का दूसरा फिर तीसरा, दूसरा फिर तीसरा, फिर पहला फिर चौथा। इसका बी ऑप्शन। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।